मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब बिहार के तमाम छात्रगण जो कि 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं और ये आपके लिए 70 से 80% अंक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभावेगा। और पुनः ज्योग्राफी विषय से मैं आपको शक्ति ऊर्जा संसाधन के भाग 1 को हमने बिना ब्लैक बोर्ड पे बतलाया था और भाग 2 जैसे कि कुछ छात्रों की मांग थी कि आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ावे तो और अच्छा होगा, तो उसी के लिए हर छात्र का आदेश मेरे सिर माथे पर और मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं और आप इसको पूरा सुने और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह की जानकारी आपको मिलेगी। आइए मैं शुरुआत करता हूं। रिहंद परियोजना जैसे कि बांध परियोजना के बारे में जानते थे, हम जानते हैं कि बांध परियोजना विशाल सा बांध बनाया जाता है और जिससे इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है, बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, कई तरह के उसमें मत्स्य पालन भी किया जाता है, कई तरह का उसमें पर्यटन का भी लाभ लिया जाता है। तो इस तरह से ये अत्यंत ही उपयोगी बांध परियोजना होती थी। तो रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और ये सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई है, नाम ही है इसका रिहंद, और रिहंद पर बनाई गई है। और गोविंद बल्लभ पंत सागर उनके नाम पर एक बांध बनाई गई है, विशाल बांध, और वहां पर पानी एकत्रित किया गया है और वहीं से बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो बिजली का उत्पादन किया जाता है तो इस कृत्रिम झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत और ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है। तो चलो भैया अगला देखते हैं। हीराकुंड परियोजना ये उड़ीसा में अवस्थित है, महानदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी आपसे पूछ रहा है, ये कंपटीशन में भी पूछता है। तो हीराकुंड नदी ये महानदी पर बना हुआ, हीराकुंड नदी नहीं, हीराकुंड बांध परियोजना, क्षमा चाहूंगा, और ये महानदी पर बना हुआ है, महानदी पर, और विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना ये है और इससे 2.7 लाख किलोवाट तक की विद्युत की उत्पादन होती है। आप समझ सकते हैं कितना अधिक विद्युत की उत्पादन होती है। अब अगला चलते हैं। तो अब तक तो हमने बांध परियोजना के बारे में देखा था, अब यहां से एक कदम और आगे निकलते हैं। अब हम लोग ताप विद्युत शक्ति देखते हैं। ताप विद्युत शक्ति माने कि ऐसी विद्युत जिसको हम लोग ताप से उत्पादन करते हैं। हालांकि ध्यान रखना कि ये आज न कल ये इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इन सब संसाधन का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, लेकिन ये भी सत्य है, जब भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन अभी किससे किया जाता है? तो ताप विद्युत से। याद रखना, ये कंपटीशन में पूछता है, बराबर पूछेगा। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है कि आप ये बतलाना कि सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन भारत में किससे किया जाता है? ताप विद्युत से। इसका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, इसकी संचालन करती है, इसकी देखरेख करती है। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि चूंकि ये जीवाश्म ईंधन से ये निर्मित होता है ताप विद्युत, तो ये तो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। कोयला आपका समाप्त होने वाला है, पेट्रोलियम भी समाप्त होने का वाला ईंधन है, ये तो ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। तो प्राकृतिक गैस भी, अतः आपको इसका इस्तेमाल बहुत से बहुत आप 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, 500 वर्ष इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप इसी तरह से यदि कोयला, प्राकृतिक गैस इन सब का क्षय करेंगे तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए इसका संभाल करके इस्तेमाल करना है। अब लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन इसी से किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं परमाणु शक्ति। ये सबसे अभी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। परमाणु शक्ति में क्या होता है कि जैसे ये परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। बड़े परमाणु भार वाले रेडियो एक्टिव तत्व को न्यूट्रॉन की बमबार्डिंग करके जब इसको हम छोटे परमाणु, जिसको हम कह सकते हैं परमाणु संख्या वाले तत्वों में तोड़ते हैं, तो उस स्थिति में विशाल ऊर्जा मुक्त होती है। उसी को विद्युत ऊर्जा में यदि हम तब्दील कर लेते हैं रिएक्टर के माध्यम से, तो वही बिजली का काम करता है। तो बिजली का काम करता है तो यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए कच्चा माल के रूप में प्रचलित इसका हम लोग उपयोग करते हैं और इसका पिच ब्लेंड अयस्क है। तो किसको हम लोग कच्चा माल के रूप में
उपयोग करते हैं? जरा जल्दी बोल सुनील जी खाटी बिहारी, अरे जल्दी बोल नहीं तो मारूंगा, 10 गिनूंगा एक। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, यूरेनियम, बिल्कुल सही जवाब है। अरे मैं मारता नहीं हूं, ये मेरी पढ़ाने की शैली है। और इसका और का क्या नाम है, इसके एस का क्या नाम है, तो पिच ब्लेंड। अब यहां से हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन यूरेनियम भारत में इसकी उपलब्धता थोड़ी कम है, इसलिए इसके स्थान पर हम लोग थोरियम का प्रयोग करते हैं। चूंकि थोरियम भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है, इसलिए हम लोग यूरेनियम का प्रयोग अब धीरे धीरे कम करना शुरू किए हैं। यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में चले जाएगा तो जादूगोडा नाम का एक स्थान पड़ेगा, वहां पर यूरेनियम का विशाल भंडार उपस्थित है और वहीं पर यूरेनियम निकाला भी जाता है। और यूरेनियम का फिर परिष्कृत फॉर्मेट जो है, ये करने के लिए हमको दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अब यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का भी इस्तेमाल ये प्रचलित हो गया है। अब इससे हम लोग देखते हैं कि मुंबई के निकट, महाराष्ट्र में आप चले जाएगा तो मुंबई के निकट तारापुर है, वहां पर तारापुर में आपका परमाणु विद्युत गृह है और ये सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह भी है। इसकी उत्पादन क्षमता 200 मेगावाट तक की थी और अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और इसमें ईंधन के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं कि यूरेनियम की कमी है, भारत में उसकी उपलब्धता कम है, तो इसके स्थान पर हम थोरियम का प्रयोग करते हैं। अब चलिए ये अगला आइए, राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र। ये राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान के थे। वैसे तो ये भारत के महत्वपूर्ण राजाओं में इनका नाम आता है। तो राजस्थान में चंबल नदी, जिसके बगल में कोटा भी अवस्थित है। यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं तो प्रायः लोग देखते हैं जो कोटा जाते हैं, तो वहीं पर ये अवस्थित है। और ये कोटा में चंबल नदी के बगल कनाडा के सहयोग से, किसके सहयोग से, राणा प्रताप सागर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया कनाडा। याद रखना। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है, जल्दी बोल मारूंगा, 10 गिनूंगा एक। हाँ बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया, कनाडा। पहले इसकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट थी, बाद में बढ़ करके इसकी उत्पादन क्षमता 235 मेगावाट हो गई है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, अभी हम लोग परमाणु विद्युत क्षमता में 235 पर है, और कहा आप देखो ताप शक्ति पर कहा हम लोग बांध परियोजना से 2.7 लाख किलोवाट तक का हम लोग उत्पादन करते थे। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि यहाँ पर मेगावाट है और यहाँ पर किलोवाट है, तो हम लोग परमाणु विद्युत केंद्र में से भी बिजली के उत्पादन में आगे बढ़ रहे हैं। अब फिर कल्पक्कम में, कल्पक्कम नाम ही है, ये तमिलनाडु में अवस्थित है। कल्पक्कम ये स्वदेशी निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र है, स्वदेशी निर्मित परमाणु विद्युत केंद्र है। और इसमें 335 मेगावाट का 1983 और 1985 में 2 बनाया गया था, और इससे बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। इसकी भी शक्ति, इसकी भी सामर्थ्य, विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। अब आइए नरोरा परमाणु विद्युत गृह, ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। कहां अवस्थित है, ये कंपटीशन में भी पूछता है और 10th के भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो ये उत्तर प्रदेश बुलंदशहर के निकट अवस्थित है। इसके बाद काकरापाड़ा परमाणु विद्युत गृह, ये कहां उपस्थित है, तो गुजरात में। याद रखना गुजरात, तो काकरापाड़ा गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश, इसको याद रखना। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र ये कर्नाटक में अवस्थित है। कैगा कहां, कर्नाटक। काकरापाड़ा कहां, ये गुजरात में। नरोरा कहां, उत्तर प्रदेश में। कल्पक्कम कहां, तमिलनाडु में। ये सब ऑब्जेक्टिव का प्रश्न एकदम टेप में करा दूंगा था। और ये तमिलनाडु में अवस्थित है। राणा प्रताप सागर कहां, ये राजस्थान में। ठीक, तारापुर कहां, महाराष्ट्र में। अब यहां पर आओ, लेकिन ये परमाणु ऊर्जा अब गैर पारंपरिक ऊर्जा, इसमें खर्च कम पड़ता है और ये समाप्त होने वाला भी नहीं है, तो ज्यादा जोर गैर पारंपरिक ऊर्जा पर ये दिन ब दिन दी जा रही है। और फायदा इसमें है कि ये प्रदूषण भी नहीं फैलाता है। तो इस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि जैसे आता है बायोगैस, सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, भूगर्भीय ऊर्जा, इन सब से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये गैर पारंपरिक ऊर्जा है और इस पर सरकार अब ज्यादा ध्यान दे रही है। तो इसमें देखते हैं कि सौर ऊर्जा में, फोटोवोल्टेइक सेल में हम लोग सूर्य की किरण से सौर ऊर्जा को संग्रहित करते हैं और फिर हम इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील करके हम लोग कूलर में प्रयोग करते हैं, फ्रिज में प्रयोग करते हैं, लाइट जलाने में प्रयोग करते हैं, टेलीविजन देखने में प्रयोग कर सकते हैं, पंखा चलाने में प्रयोग कर सकते हैं, इन सब जगह इसका प्रयोग करते हैं। तो
ये सौर ऊर्जा का। दिन ब दिन आप देखिएगा आपके छत के ऊपर लगा होगा फोटोवोल्टेइक सेल। आप देखिएगा अब तो सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है। आप लगाइएगा तो आपको 75% या 50% तक सब्सिडी दे रही है सरकार, कि इससे सरकार का अपना विद्युत का भी खर्च बचेगा और लोगों को भी विद्युत का खर्च सरकार को नहीं देना पड़ेगा। सूर्य से ऊर्जा जो प्राप्त होती है उससे हम लोग उपयोग करेंगे। अगला देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन हवा ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त सबसे बड़ा उपहार है। तो पवन ऊर्जा में पवन चक्की बनाती है। ये बहुत बड़ा चक्की होता है, घूमता है, इसको टरबाइन भी कहते हैं, और इसके मदद से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा का अच्छा स्कोप है, लेकिन अभी इसके मामले में उतनी तकनीकी की डेवलपमेंट हमारे पास नहीं आई है हम लोगों के पास। तो हम लोग देखते हैं कि स्थानीय पवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्थलीय पवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, समुद्री पवन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सब पवन का, लेकिन हमारे पास तकनीक चाहिए। और इसका उपयोग गुजरात के पश्चिम क्षेत्र में, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में, इन सब जगह हम इसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और 12 अनुकूल स्थान चयन किया गया है जहां से विद्युत का अच्छा उत्पादन पवन ऊर्जा के माध्यम से किया जा सकता है। सरकार बाद में इस पर ध्यान देगी। अब इस पर हम लोग आते हैं अगला, कि ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। वैसे क्षमता देखिए, पवन ऊर्जा के मामले में क्षमता 50,000 मेगावाट का है, इतनी बड़ी क्षमता है और ये अभी भी अधूरी है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ज्वार भाटा, लहर चलती है फिर गिरती है, तो ज्वार भाटा और हर समुद्र में प्रत्येक दिन 2 बार ज्वार और भाटा का आगमन होता है, जिसमें विशाल ऊर्जा संग्रहित रहता है। यदि इस ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर लेते हैं, तो ये चूंकि समुद्र का ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण और कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ज्वार भाटा पैदा होना ही होना है। तो जब ये प्रकृति की ये लीला है, तो हम लोग उसको क्यों नहीं बदले विद्युत में। तो ज्वार भाटा, इसकी क्षमता 8,000 से 9,000 मेगावाट की है। खंभात की खाड़ी गुजरात में पड़ती है। कहां पड़ती है खंभात की खाड़ी? ये कंपटीशन में भी पूछता है, 10th में भी पूछेगा। ये खंभात की खाड़ी। उसके बाद गुजरात में कच्छ की खाड़ी, ये भी गुजरात में पड़ती है। वहां पर ज्वारीय और तरंग ऊर्जा से हमको विद्युत के रूप में तब्दील करने में बहुत बहुत इसकी अच्छी संभावना है। अब चलते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूगर्भ के अंदर, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, अत्यधिक ताप है, गर्म पानी है, इसके बाद गीजर कूप है। यदि वहां से हम इसका उपयोग करते हैं, ठंडा जल भी है, मीठा जल भी है, लेकिन वहां से उपयोग, जैसे आप देखते होइएगा पृथ्वी के कुछ क्षेत्र पर ऐसा होता है कि ज्वालामुखी फट पड़ता है और उसमें आग, धुआं, गुब्बारा निकलने लगता है, गर्म पानी का निकलने लगता है। यदि उसको हम संरक्षित करें तो उससे भी हम ऊर्जा बना सकते हैं। अब चलिए आइए आप, हिमाचल प्रदेश में इसका संभावना अच्छा है और एक इसमें मणिकरण संयंत्र लगाया गया है और वहां से कोशिश किया जा रहा है कि भूतापीय ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, भूतापीय ऊर्जा को पैदा करने के लिए। लेकिन इसकी अभी तकनीक भारत में उतनी डेवलप नहीं हुई है। अब आते हैं बायोगैस। बायोगैस भारत में इसकी संभावना अच्छी है। बायोगैस में ऐसा है कि जैसे भारत में किसान साथ में पशुपालन भी करते हैं। अब पशुपालन करते हैं तो उस स्थिति में देखिएगा हर किसान के दरवाजे पर गाय होता है, भैंस होता है, तो उसका जो गोबर होता है, उसका जो मलमूत्र होता है, यदि हम उसको गड्ढे में डाल देते हैं, फिर उस पर पानी डाल करके ऊपर से कवर रख देंगे, तो उससे जो गैस निकलेगा, उससे जो निकलता है, उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं चूल्हे के रूप में। उससे हम खाना बना सकते हैं। तो ये इसका बायोगैस का और जैव ऊर्जा की अच्छा संभावना है भारत में। तकनीक को सिर्फ हमको किसान को प्रोवाइड कराना है। कुछ किसान तो करते भी हैं, लेकिन ये सब तो हुआ कि ऊर्जा का प्राप्ति के हमारे अलग अलग स्रोत, अलग अलग रूप। लेकिन शक्ति संसाधन, यदि ऊर्जा मिला है तो उसका संरक्षण, बेवजह का हम लोग इस्तेमाल न करें, बेवजह का उसका प्रयोग न करें। क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ताप विद्युत ऊर्जा, कोयला समाप्त होगा, प्राकृतिक गैस समाप्त हो सकता है, इसके बाद आप देखिएगा पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है। इसलिए आप उसका उपयोग मितव्ययता के साथ करें, बेवजह का उपयोग नहीं करें, बेवजह का बिजली हम ना चलावे, बेवजह का हम लोग पंखा न चलावे। इसलिए सरकार कहती है बेवजह का हम लोग
ऊर्जा का दुरुपयोग न करे, जब जरूरत हो तभी उपयोग करे, उसकी जरूरत नहीं तो हम पंखा, बिजली, लाइट इन सब को ऑफ करें। तो मितव्ययता हमको रखनी चाहिए, जहां जरूरत है वहीं खर्च करनी है। दूसरा, ये आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा, विस्तृत प्रश्नावली में आपको पूछेगा। इसके बाद नवीन क्षेत्र की खोज। आप, ऐसा नहीं है कि आपको असम के डिगबोई में मिला तेल तो फिर आप ना खोजे, ऐसा नहीं है कि आपको बंबई हाई में मिला तो फिर ना खोजे, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें गोदावरी बेसिन में नए नए जगह का, नए नए स्थान पर आप कोयला का भंडार खोजे, प्राकृतिक गैस का भंडार खोजे, पेट्रोलियम का भंडार खोजे, इसकी कोशिश आपको करनी है, ताकि एक वैकल्पिक स्रोत यदि समाप्त हो, यदि मान लीजिए आपका एक स्रोत समाप्त होता है तो दूसरा स्रोत आपके पास रिजर्व के रूप में तैयार रहना है। अभी भी भारत के कई सारे क्षेत्र हैं जहां पर उसके बारे में नहीं पता लगाया है, वहां पर हमारे पास कोयला है, प्राकृतिक गैस है और तेल है। इसकी खोजने के लिए प्रयास करना चाहिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तकनीक का उपयोग करके करना चाहिए। नए वैकल्पिक साधन का उपयोग ये भी है कि यदि आप सिर्फ जितनी तकनीक है उतनी ही के पीछे ना आवे, नई नई तकनीक को अपनावे। जैसे देखिए, परमाणु ऊर्जा से अब परमाणु विद्युत ऊर्जा, ये तकनीक नई रूप से डेवलप हुई है। पिछले 30-40 वर्ष में इसका काफी प्रयोग बढ़ा है। तो हम लोग ताप विद्युत पर उसका बोझ कम हुआ है, सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान देना है। उसके बाद भूगर्भीय ऊर्जा पर ध्यान देना है, ज्वारीय ऊर्जा पर ध्यान देना है। इन सब से क्या हो जाएगा कि आपको और नए नए वैकल्पिक नैनो तकनीक आ रही है, तो कोशिश ऐसा करना है। अब तो आप देखिएगा कि कार, और ये जो कार, नई जो कार की वैरायटी आ रही है वो अब सौर ऊर्जा पर चलाने की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी से चार्ज करके चलाने की बात की जा रही है, उसको पेट्रोल डीजल से मुक्त करने की बात की जा रही है। आने वाले 10-15 वर्ष में देखिएगा भी, ताकि ऊर्जा का ये तेल समाप्त होने वाली चीज पर, उस पर निर्भरता कम हो। तो हम लोग को नए नए वैकल्पिक साधन ढूंढना है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कि सिर्फ एक देश नहीं, एक क्षेत्र नहीं, एक राज्य नहीं, हमको पूरे विश्व स्तर पर कोशिश करनी है कि इस क्षेत्र में प्रयास करना है, सामूहिक प्रयास। किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, किसी एक राज्य से नहीं होगा, किसी एक देश से नहीं होगा, हमको ऊर्जा पूरे विश्व के स्तर पर हमको बचाने का प्रयास करना है। तो इसके लिए यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दूसरा, ओपेक, ओपेक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जो कि तेल पैदा करते हैं, उनसे भी हम लोग विचार विमर्श कर सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी विश्व व्यापार संगठन होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। G8 और G20, ये सब संस्था आपको अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो इस तरह से आपका शक्ति ऊर्जा संसाधन का भाग 2 समाप्त हुआ, और मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे यही इजाजत लेता हूं। और आपको पुनः मैं आग्रह करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारा YouTube सुनील जी खाटी बिहारी को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब कर ले, फ्री है, कोई शुल्क नहीं लग रहा है, और मैं आपको एक से एक वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। जय बिहार, जय भारत। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत ले रहा हूं।